हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग गर्मी में अच्छे से रह रहे होंगे और घर के अंदर रह रहे होंगे, गर्मी से बचे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हीट वेव चल रहा है, तो बचा के रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपकी अपनी फैमिली इंस्पायरो एजुकेटर्स या तुषार आर्या जोन में, जैसा कि आप लोग परिचित हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जियोग्राफी स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है, जो विभिन्न प्रकार के आपके एग्जाम है, चाहे वो अगर आप ज्योग्राफी से टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, यूपी पीसीएस नेट या जेआरएफ के लिए भी ये सारी कक्षाएं सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भूगोल के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आपका आधार या बेस मजबूत करने का प्रयास इस सेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि आप आगे जब भी नेट जेआरएफ की तैयारी करें या अन्य बड़े एग्जाम की तरफ बढ़ें, यूपीएससी की तरफ बढ़ें, जहां पर आपको ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ना है, तो आपको आसानी हो। तो इस प्रोग्राम जो इस प्रोग्राम चल रहा है, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तुषार आर्या जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिवर्स के बारे में, और यूनिवर्स को डिस्कस करने के बाद यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात हो रही थी, और यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास किए थे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में या सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल आपको पता है कि यूनिवर्स में ढेर सारे गैलेक्सीज हैं, ढेर सारी गैलेक्सीज में ढेर सारे सौर मंडल हैं। तो हमें तो सारे सौर मंडल के बारे में डिस्कस करना नहीं है, और सारे सौर मंडल के बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। तो हमें जानकारी किस सौर मंडल के बारे में है? जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं, यानी जिस सौर मंडल में हमारा पृथ्वी है या हमारी पृथ्वी या हमारी अर्थ स्थित है, उस सौर मंडल के सामान्य जानकारी आज हम लोगों को होने वाली है, जिससे आने वाले एग्जाम में हम लोगों को मदद मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सोलर सिस्टम से संबंधित जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई हैं, कि सोलर सिस्टम जो कि हमारी मंदाकिनी का एक पार्ट है। हमारी मंदाकिनी में, यानी कि गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी का नाम है, मंदाकिनी एक नाम है जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। और हमारा सोलर सिस्टम का जो प्रमुख है, मुखिया है, या कह सकते हैं कि जो जनक है ना, वो कौन है? सूर्य है। सूर्य ही हमारे सोलर मंडल सौर मंडल का या सोलर सिस्टम का जनक माना जाता है। सभी प्रकार की एनर्जी का सोर्स, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई भी हो, जो भी एनर्जी का सोर्स है, मूल सोर्स है, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमको एनर्जी प्राप्त होती है, या सूर्य ही हमारे सौरमंडल या हमारे सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रह, पृथ्वी को लेकर जितने भी ग्रह हैं, आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं ना। हालांकि 2006 तक हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें से एक ग्रह प्लूटो था। उसको अभी ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया है 2006 से। उसके कई सारे कारण रहे, वो भी अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में या सौर परिवार में, जिस परिवार में हमारी पृथ्वी रहती है, उस परिवार में 8 सदस्य हैं या 8 ग्रह हैं ना। अगर आप एक फैमिली के तौर पर समझे, जिसको सौर परिवार भी बोला जाता है, तो उसमें 8 सदस्य हैं या 8 ग्रह हैं। और उसके साथ साथ कुछ उपग्रह भी हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, कुछ बौने ग्रह भी हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, बौने ग्रह क्या होते हैं, ये हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी सोलर सिस्टम या सौर मंडल के हम लोग बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, कि सौर मंडल में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमारी पृथ्वी का स्थान कहाँ पर है, और सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, सोलर सिस्टम, आपको पता है कि सौरमंडल के केंद्र में या हमारे सौरमंडल के केंद्र में या सोलर सिस्टम के केंद्र में या सेंटर में कौन है? सन है। कौन है? सन है। और सन ही हमारे, कह सकते हैं, पूरे सौरमंडल का क्या है? जनक है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि सन है, और सन के चारों तरफ ये आपके ग्रह हैं, जो सन के चारों तरफ, ये एक ही साइड का फिगर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से ये ग्रह सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो सन क्या होगा? सौरमंडल के हमारे सेंटर में है, केंद्र में है ना, सौरमंडल के केंद्र में है। जैसा कि पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, बहुत सारे लोगों ने बताया। लेकिन धीरे धीरे जब अध्ययन हुआ, दूरबीन की खोज हुई और गैलीलियो जी ने दूरबीन बनाया, उसके बाद जब सौरमंडल के अध्ययन के क्षेत्र में
कह सकते हैं कि आगे बढ़े, तो फिर हम लोगों को पता चला नहीं, सौरमंडल पृथ्वी के केंद्र में नहीं है, बल्कि ये तो हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है ना, मंदाकिनी। उसके भी कह सकते हैं, मंदाकिनी के भी केंद्र में सूर्य नहीं है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में। तो अगर हम सौर परिवार की बात करते हैं तो आपका ये सन है, और सन के साथ इसके 8 प्रमुख सदस्य हैं, आप कह सकते हैं। तो हमारे सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है वर्तमान समय में ना, वर्तमान समय में 8 है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ये भी आपको बताया गया है। सूर्य क्या है? एक तारा है, सन इज ए स्टार। इसके बारे में भी आप लोग चर्चा पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। और स्टार ही वह खगोलीय पिंड होता है। सारी चीजें जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाले ठोस या फिर कह सकते हैं गैसीय रूप में जो एकत्रित रूप में पाए जाने वाले कह सकते हैं पिंड है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड बोलते हैं। इससे भी आप लोग परिचित होंगे, क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक हमारा सन के जैसा होता है जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं, और एक हमारे इस प्लेनेट के जैसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं या प्लेनेट बोलते हैं ना। सन स्टार की क्या खासियत होती है? इसके पास एनर्जी पैदा करने की क्षमता होती है या ताकत होती है, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सन के सरफेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो किसी स्टार के एनर्जी से ही उनको एनर्जी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं इनको हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। कहाँ से मिलती है? सन से या फिर स्टार से। तो इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी भी है, अर्थ भी है। तो जहां पर हम लोग निवास करते हैं तो हमको भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से ही मिलती है। वर्तमान समय में इतनी गर्मी पड़ने का कारण क्या है? भाई आपके देवता खुश हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, आपको एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है। लेकिन उसका भी कई कारण है, वो जितनी एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी फिर वापस भी चली जाती है। लेकिन आप लोगों के कह सकते हैं कि नासमझी की वजह से या खुरापात की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी वायुमंडल से वापस जा नहीं रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा कम करिए। पेड़ ज़्यादा लगाने से फायदा क्या होता है? सन से आने वाली एनर्जी का लगभग 50% से अधिक हिस्सा पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाएगी? यहीं तो आएगी ना, तो फिर आप ही को नुकसान करेगी, तो आप परेशान होंगे हीट वेव जैसी चीज़ों से। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितना संभव हो सके कम से कम पेड़ काटिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आपका संतुलन बना रहे और आपको आने वाले समय में आपके या आपके पीढ़ियों को समस्याएं ना आए। अभी तो ठीक है, आने वाले कुछ सालों में 10-15 सालों में और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। खगोलीय पिंड मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वैसे और भी छोटे छोटे होते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं बौने ग्रह होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, जिसमें प्लूटो आता है। प्लूटो को किस में रख दिया गया है? बौने ग्रह में। प्लूटो मतलब यम को ना। क्षुद्र ग्रह आते हैं, छोटे छोटे ग्रह ना, क्षुद्र ग्रह आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार के बारे में डिस्कस हो चुका है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट के बारे में या ग्रह के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि ग्रह क्या होता है या प्लैनेट क्या होता है। तो ग्रह को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो ग्रह को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं ना। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड या कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपने खुद की प्रकाश नहीं होता या खुद वो प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं, और वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड के ऊर्जा खगोलीय पिंड के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। और ऐसे सभी प्लेनेट जिनके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती वो ग्रह नहीं कहे जाते हैं। इसके लिए IAU ने 2-3 चीज़ें फिक्स की हैं। सबसे पहली बात है कि ग्रह होने के लिए यह जरूरी है, पहला पॉइंट ध्यान पूर्वक देखेंगे, ग्रह होने के लिए जरूरी है कि खगोलीय पिंड जो हो वह सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। खगोलीय पिंड, तो ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस खगोलीय पिंड के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो खगोलीय पिंड बिखर जाएगा ना। तो पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिससे वो अपनी गोल आकृति को धारण कर सके, जिससे वो अपनी गोल आकृति को धारण कर सके, ये जरूरी है, गोल आकृति धारण कर सके या गोल आकृति होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि ग्रहों के पास या उस खगोलीय पिंडों के पास अन्य छोटे छोटे ग्रहों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब वो अकेला होना चाहिए। ग्रहों के पास अन्य छोटे छोटे अन्य क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट भी आप जान लिख सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पाथ होना चाहिए। जैसे कि हर ग्रह का आप देख रहे हैं एक निश्चित क्या है, पाथ है ना। एक ही कह सकते हैं कि रास्ते से ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पाथ होना चाहिए या रास्ता होना चाहिए, ठीक है, सबका अपना घर होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अगर खगोलीय पिंड के पास है तो उसे हम लोग प्लेनेट या ग्रह कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हर चीज लिख नहीं सकता, इसलिए नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ग्रह क्या है। अब इन ग्रहों की विशेषता अगर अपने जो हमारे ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में देखें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 8 ग्रह मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम इन 8 ग्रहों के नाम जानते होंगे। सबसे पहले आपका ग्रह है मरकरी, या इसको हम लोग बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं? बुध। उसके बाद दूसरा ग्रह आपका है वीनस, वीनस को हम लोग बोलते हैं शुक्र। उसके बाद आपका है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका है मार्स, मार्स यानी कि मंगल। मंगल के बाद आपका है जुपिटर, जुपिटर की यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो आपका है वो है सैटर्न, सैटर्न यानी कि शनि, ये हिंदी नाम है। उसके बाद आपका यूरेनस, यूरेनस को हम लोग बोलते हैं अरुण। और उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून को हम लोग बोलते हैं वरुण। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2006 तक एक और ग्रह हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे यम या प्लूटो, लेकिन वर्तमान समय में यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। 2006 के बाद से आपके सौरमंडल में 8 ही ग्रह माने जाते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये आपके ग्रह तो लिखे ही गए हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आसानी से आप बता सकते हैं बुध है या मरकरी है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है यानी कि वरुण है, नेपच्यून है यानी कि वरुण है। और अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी, और उसके बाद क्या है? मंगल। तो ये सीरियल अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि पृथ्वी के अगल बगल कौन सा ग्रह है, तो एक तरफ आपका शुक्र है, दूसरी तरफ कौन सा है? मार्स है यानी कि मंगल है। बीच में कौन है? पृथ्वी है। सबसे नजदीक कौन है? बुध है, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगी। अब अगर हम सीरियल वाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें इन ग्रहों की विशेषता के आधार पर, तो उम्मीद करते हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पर आप समझ गए होंगे कि ग्रहों का क्रम कैसा है, और ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है, और आप समझ गए होंगे। अब अगर हम इस ग्रह को देखें तो इस ग्रह के बनावट के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। टोटल 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह को अगर हम बीच से लाइन खींच देते हैं यहाँ से, तो 4 ग्रह जो सूर्य के नजदीक है, 4 ग्रह जो सूर्य से दूर है। इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जो सूर्य के नजदीक वाले ये चारों ग्रह हैं इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। पहली बात, पहली विशेषता याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। और बाकी जो 4 ग्रह दूर है सूर्य से, इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। बाह्य ग्रह में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नजदीक वाले हैं।
और 4 सूर्य से दूर वाले हैं जो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, मतलब बाह्य ग्रह हैं। ठीक, अब इनकी विशेषताएं क्या है? जो आंतरिक ग्रह हैं ये सभी के सभी ग्रह जो है वो सॉलिड अवस्था में है। सॉलिड मतलब ठोस रूप में है। ठोस रूप में होने का मतलब है कि ये सबका घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है वो बाकी 4 अन्य ग्रहों से अधिक है। बाकी 4 अन्य ग्रहों से अधिक है। ठीक है, डेंसिटी आप समझ रहे हैं, घनत्व। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह ठोस है, कौन सा ग्रह गैसीय अवस्था में है, या कौन सा ग्रह लिक्विड अवस्था में है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंतरिक ग्रह जितने भी हैं वो सब ठोस अवस्था में, जबकि बाह्य ग्रह जो है ये सब गैसीय अवस्था में है, पूर्ण रूप से ठोस नहीं है। ये बात जुपिटर की बात करें, चाहे सैटर्न की बात करें, चाहे यूरेनस की बात करें, चाहे नेपच्यून की बात करें, ये ग्रह पूर्ण रूप से ठोस नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके पास ग्रेविटी है तो गैसीय रूप में ही ये संगठित रूप में रहते हैं, गोल रूप में रहते हैं, इसीलिए इनको प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, बाहरी ग्रह को हम लोग जो भी, बाहरी ग्रह जो है ये चारों ग्रह, इसको हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन ग्रह या जोवियन प्लैनेट। और जबकि जो पृथ्वी के यानी सूर्य के नजदीक वाले 4 ग्रह हैं पृथ्वी के आसपास, इसको हम लोग जो कहते हैं पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह जो ठोस रूप में है। पॉइंट वाइज सारी चीजें देखते रहिएगा। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। सूर्य के नजदीक वाले 4 ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से दूर वाले जो कौन से ग्रह हैं? जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? जोवियन ग्रह है। ये क्या है? पार्थिव ग्रह है। ये बाह्य ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है। ये ठोस रूप में है और ये गैसीय रूप में है, ये पूर्ण रूप से ठोस रूप में नहीं है। ठीक है, इतनी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर इतनी विशेषताएं आपको पता है ग्रह के बारे में तो समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सौरमंडल से सही होने वाले हैं। ठीक है, और भी कुछ अलग अलग ग्रहों की विशेषताओं के बारे में हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे और एक एक प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एक प्लेनेट की क्या विशेषताएं हैं। कौन सा प्लेनेट सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है। अभी ग्रहों की गति या पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारे के सारे जितने भी प्लेनेट हैं ये सारे प्लेनेट अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं गोल गोल, और उसके बाद सूर्य का चक्कर तो लगा ही रहे हैं। सूर्य का चक्कर तो लगा ही रहे हैं ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है आपकी, ये तो ऐसे ऐसे सूर्य का चक्कर लगा ही रहा है, साथ में ये अपने अक्ष पर भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना। इसको हम लोग दैनिक गति बोलते हैं। और जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है इसको वार्षिक गति बोलते हैं। तो कितने दिनों में लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, अभी ग्रह के बारे में तुरंत बात करना ठीक नहीं है। बारी बारी से हम लोग 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन अभी इतना जानना जरूरी है कि ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। और सभी ग्रह जरूरी नहीं है कि एकदम सीधे हों, वो कुछ न कुछ टिल्ट भी हैं, झुके हुए भी हैं। जिस अक्ष पर वो घूम रहे हैं उस अक्ष के सहारे वो झुके हुए भी हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग बारी बारी से ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो अभी इतनी इंफॉर्मेशन अगर ठीक है तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए ग्रहों से संबंधित। और कुछ अलग अलग ग्रहों की कुछ अलग अलग विशेषताएं भी हैं। अगर उन विशेषताओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा ना। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो सबसे पहला ग्रह है आपका वो है बुध। वो क्या है? बुध, जहां से ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग समय में आते रहते हैं ना। तो अगर हम बुध की बात करते हैं या मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी की विशेष बात में सबसे पहले याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। आपको पता है, ये तो जब आप सीक्वेंस याद करेंगे तभी समझ जाएंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, क्योंकि वो सबसे पहला ग्रह है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह भी कौन सा है? बुध है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, तो इसलिए बुध सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है।
सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध है। इसीलिए इस यहाँ पर जो एक वर्ष की अवधि होती है वो सबसे छोटी होती है। आपको पता है कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही एक वर्ष की अवधि होती है। ठीक है। और उसके बाद बुध का सर्वाधिक ताप अंतराल वाला भी ग्रह है, अर्थात यहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है, इसलिए सर्वाधिक ताप अंतराल वाला ग्रह भी कौन है? बुध है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा भी करने वाला कौन है? बुध है। यानी इसकी स्पीड, सूर्य की परिक्रमा करने की जो स्पीड है, जो गति है, सबसे अधिक किसकी है? बुध की है। ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें आप लोग इस याद रखेंगे बुध के बारे में। ठीक, चलिए। अच्छा, बुध को प्राचीन समय में क्या होता है? बुध हमेशा नहीं दिखता है क्योंकि सबसे नजदीक है, तो सुबह में सूर्य से पहले दिखता है और लास्ट में सूर्य अस्त होने के बाद दिखता है, 2 समय में दिखता है। जैसा कि शुक्र के बारे में भी यही कहा जाता है। तो पहले बुध को भी भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता था, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, लेकिन अभी शुक्र को कहा जाता है। और जो सुबह दिखाई देने वाला बुध होता था उसको अपोलो कहते थे। क्या कहते थे? अपोलो। जबकि जो शाम को दिखाई देता था उसको हम लोग मरकरी कहते थे, कहा जाता था। ये प्राचीन खगोलविद कहते थे, वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला जो प्लेनेट है, अभी देखिए सारी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, इसलिए पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए और रट डालिए। रटे रहेंगे और कुछ चीजें तो आप समझ ही सकते हैं, अगर उसकी स्थिति आपने सौरमंडल में देख ली है तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें शुक्र के बारे में, बहुत सारे फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र और मंगल, वीनस एंड मार्स, 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के नजदीक हैं, पृथ्वी के दोनों साइड या पृथ्वी के पड़ोसी आप कह सकते हैं। पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों के बारे में तो ज्यादा आपसे पूछा ही जाता है ना। पृथ्वी के पड़ोसी है तो पृथ्वी पर आप रह रहे हैं तो ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो इन पड़ोसियों की बात करें तो सबसे पहले आपके पास शुक्र है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगर आपसे ये पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? शुक्र है, वीनस है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यानी कि यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म है तो सबसे ज्यादा चमकता भी है। ये भी आप देखिए लिंक कर सकते हैं ना आप, याद करने के लिए। सर्वाधिक गर्म ग्रह और सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। 8 ग्रहों में 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण से आप जानते हैं पृथ्वी भी उसी में है, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण से जो सूर्योदय होता है वो पूरब की तरफ होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। जबकि शुक्र की बात करें, शुक्र के साथ साथ एक और ग्रह है जो आप लोग आगे देखेंगे, यूरेनस ना, यूरेनस या जिसको आप लोग बोलते हैं अरुण। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, और जब ये पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं तो दिन और रात यहाँ उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो निकलता है वो पश्चिम की तरफ निकलता है और अस्त किधर होगा? पूरब की तरफ होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, और सूर्य के साथ साथ यूरेनस या अरुण भी। सूर्य को हम लोग शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, यानी भोर का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। और अगर देखें तो न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, बहुत धीरे धीरे कह सकते हैं, सबसे तीव्र गति से परिभ्रमण करता है ना, जल्दी वो अपने अक्ष पर घूम लेता है। ग्रह जिसकी परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि समान है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र जो है वह जितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है, यानी इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग बराबर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण
ड्यूरेशन या काल बराबर है तो आप क्या बताएंगे, शुक्र। क्या बताएंगे, शुक्र। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का कह सकते हैं जुड़वा, सिस्टर या बहन या भगिनी, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे शुक्र से रिलेटेड। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे अगर हम देखें, शुक्र के बाद फिर आपका है बुध शुक्र, उसके बाद फिर आपका क्या आता है, पृथ्वी। कौन सा आता है, पृथ्वी। तो अगर हम अर्थ की बात करें या पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से तो आप लोग परिचित ही हैं। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, अर्थ है। सर्वाधिक ठोस रूप में कौन सा ग्रह है, अर्थ है। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जल के कारण। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, या फिर जलीय ग्रह भी कहते हैं, सेम बात लिखी गई। क्योंकि और किसी ग्रह पर अभी तक जल होने की कह सकते हैं संभावना नहीं है, या है तो इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में पृथ्वी के पास है। पृथ्वी के 70% भाग पर आपको पता है सरफेस पर क्या है, जली है ना। तो इसलिए इसे जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका इन्वायरमेंट भी अन्य ग्रहों की तुलना में इसका इन्वायरमेंट जीवन की योग्य है, इसीलिए इस ग्रह को हम लोग जीवन का ग्रह भी कहते हैं। यानी ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है, अभी तक किसी अन्य ग्रह पे जीवन का पता नहीं चला है। जीवन मतलब हम लोगों का पता नहीं चला है कि कोई जीव जंतु वहां पर रहता हो, लेकिन पृथ्वी पर जीवन है, ये सबको पता है, ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है। तो ये पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी। पृथ्वी के बाद बात करें तो फिर आता है आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको पता चला कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है, बुध यानी कि मरकरी। जो सबसे पहला ग्रह है वही सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति या जुपिटर ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यह धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह है। यह अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इतना बहुत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको आपको याद रखना है और उस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। बाकी चीजें आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल की, हालांकि मंगल जुपिटर से पहले आता है, लेकिन लिखा बाद में क्या है, तो फिर कोई बात नहीं है, मंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मार्स के बारे में बात करें तो पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह कौन सा है, मंगल है। और मंगल और पृथ्वी में काफी समानता देखने को मिलती है, इसीलिए बार बार आपके जो खगोलविद है या साइंटिस्ट है वो मंगल की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, शायद वहां पर जीवन मौजूद हो, क्योंकि कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मंगल की पृथ्वी से मिलती है। जैसे कि मंगल का जो कह सकते हैं कि अवधि है ना, अवधि यानी कि अपने अक्ष पर घूमने की जो अवधि है वो पृथ्वी के समान ही, यानी जितना बड़ा दिन पृथ्वी पर होता है उतना बड़ा ही दिन मंगल पर भी होता है, थोड़ा सा अंतर है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसका अच्छे झुकाव भी पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के समान गति, पृथ्वी के समान ही अच्छी गति किसका है, मंगल का या मार्स का है। और पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि भी है, यानी ये सूर्य का चक्कर भी उतने ही समय में लगाता है जितने समय में पृथ्वी लगाती है। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि ये पूछे तो सभी जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है रेड प्लैनेट। मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। उसका कारण क्या है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का अधिक होना, यानी इसकी जो भूमि है या जो धरातल है वहां पर आयरन ऑक्साइड अधिक है, लोहे की मात्रा अधिक है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें तो शनि यानी कि सैटर्न ना। सैटर्न
जो है इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह है। अब उपग्रह की बात आ गई तो आप देख लीजिए, बुध है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। कितना उपग्रह है? एक है, जो जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा या चंदा मामा। आपके मामा चंद्रमा या चंदा मामा, ठीक है। मून, क्या कहते हैं इन्हें? मून, ठीक है। तो अगर आज सबसे कम उपग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करें तो किसके पास है? सैटर्न के पास है या शनि के पास है। सैटर्न के पास या शनि के पास। और सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ला है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था अभी, इसलिए इसको छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह? छल्ले वाला ग्रह। देखें अगर हम एक बार फिर से, तो आपने देखा कि ये आपका सैटर्न है। सैटर्न के पास ये देखिए, इसके चारों तरफ क्या है? छल्ला है, इसलिए इसको छल्ले वाला ग्रह भी कहते हैं। सैटर्न के अलावा यूरेनस के पास भी छल्ला पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। हालांकि इस फिगर में नहीं बना, लेकिन यूरेनस के पास भी छल्ला है, लेकिन सैटर्न जैसा नहीं है, हल्का छल्ला है ना। तो सैटर्न या शनि क्या है? छल्ले वाला गैस है, या छल्ले वाला कह सकते हैं कि आपका ग्रह है, ठीक। बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। इसके बाद आपका बचता है लास्ट में अरुण और वरुण। अरुण और वरुण। तो अरुण की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अरुण के पास या यूरेनस के पास भी छल्ला है, इसलिए इसे भी छल्ले वाला ग्रह कहते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको याद ही रहेगा। और उसके बाद मैंने एक चीज और भी बताया था कि शुक्र की तरह, जैसे शुक्र या कह सकते हैं कि वीनस, शुक्र या वीनस जैसे पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है, वैसे ही यूरेनस भी पूरब से पश्चिम की तरफ परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका अच्छी झुकाव काफी अधिक है। लगभग 90 डिग्री के आसपास इसका अच्छी झुकाव है, तो ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर आपसे पूछा जरूर जाए कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? अरुण है या यूरेनस है। और इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हरा ग्रह, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ज्यादातर पूछा जाता है, सब लोग पृथ्वी लगा देते हैं, क्योंकि और कहीं तो वनस्पतियां हैं नहीं, इसलिए सबको लगता है यही है। लेकिन हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस या अरुण, वरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर इसका परिभ्रमण उल्टा है तो इसका सूर्योदय भी क्या होगा? उल्टा ही होगा। उससे वैसा शुक्र में भी होता है। तो शुक्र और अरुण से संबंधित ये दो पॉइंट जो होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों सेम है ना। ये बाकी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, जबकि शुक्र और यूरेनस पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स है अरुण से संबंधित। वरुण की बात करें तो वरुण भी हरे रंग का दिखाई देने वाला गैस है, मतलब कह सकते हैं ग्रह है, लेकिन यह प्योर हरे रंग का नहीं दिखाई देता है। यह नीले रंग, कुछ नीला धरा होता है, और यह एकदम हरा दिखाई देता है, और ये कुछ हरा और नीला मिक्स टाइप का है, उस कलर का दिखाई देता है। और इसके बारे में, और अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो इसके बारे में आप जानते हैं, ये सबसे लास्ट ग्रह है, या सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। कौन सा? वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, लास्ट ग्रह, आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ग्रहों से चीज के बारे में आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, और इसको एक दो बार बस पढ़ डालेंगे, और उसके बाद स्थिति देख लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि जो चीजें हमने डिस्कस की, अगर उसको हम एक बार फिर से इस फिगर में देखना चाहें, तो आपने देखा कि अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी, सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सा है? वीनस है। पृथ्वी के जैसा परिभ्रमण और परिक्रमण काल किसका है? मार्स का है, यानी मंगल का है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे छोटा ग्रह मरकरी।
सबसे कह सकते हैं कि छल्ले वाला ग्रह या जिसके पास सुदृढ़ छल्ला है वो कौन सा है? सैटर्न है। कौन सा है? सैटर्न है। और गति से रिलेटेड आपने देखा कि ज्यादातर जो आपके पास ग्रह है, चाहे वो मरकरी हो, उनकी गति किधर है? पूरब से पश्चिम से पूरब। अर्थ है, चाहे मार्स है, चाहे जुपिटर है, चाहे सैटर्न है, चाहे नेपच्यून है, इनकी गति किधर है? पश्चिम से पूरब। जबकि वीनस यानी कि शुक्र पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है, और यूरेनस यानी कि अरुण यह भी पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है, जिसके कारण से शुक्र और यूरेनस पर जो सूर्योदय होता है वो किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। सूर्यास्त किधर होता है? पूरब दिशा में होता है। ठीक है। और भी आपने देखा कि डेंसिटी सबसे अधिक किसकी है? डेंसिटी सबसे अधिक होती है किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी की डेंसिटी सबसे अधिक है, ये भी आपको पता चला। ठीक। चलिए, तो इतनी बातें अगर आपको याद हैं और इतनी बातें आपके दिमाग में हैं तो सौरमंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आप आसानी से, ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है उन सब के बारे में डिस्कशन हो गया है। ठीक। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बारी बारी से एक एक प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग प्लेनेट की और क्या विशेषताएं हैं, उनका परिक्रमण काल क्या है, परिभ्रमण काल क्या है, उनकी पृथ्वी से क्या समानता है, क्या असमानता है, किस कारण से पृथ्वी पर जीवन है, अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं तो आज की क्लास से आप लोग सौरमंडल से बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ गए होंगे, और सौरमंडल से आप लोग परिचित हो गए होंगे। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।